और आज हम देखेंगे सामंत किस किस प्रकार के टैक्सेस देते थे। ठीक है, तो एक बच्चे जब जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे हम उसको कनेक्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, कल हमने देखा था किस प्रकार से फर्स्ट सेंचुरी से ये सामंत हमें दिखाई दे रहे हैं, ईसवी सन से। ठीक है, हमें यहाँ से सामंत दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार से हुआ। पहले ब्राह्मणों का अनुदान दिया जाता था, जमीन के रूप में दे दिया जाता था। फिर पहले उनको जो है उस जमीन पर दीवानी अधिकार दे दिए गए कि टैक्सेस वसूल करने के। उसके बाद उस जमीन पर उन्हें दूसरे जो प्रशासनिक अधिकार है वो भी उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। ठीक है ना बेटा, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपके पीछे का साउंड आता है। या हेडफोन यूज करिए, माइक को म्यूट करिए। ठीक है, तो ये उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि धीरे धीरे करके ये सामंत इतने सारे हो गए, इतने प्रकार के हो गए कि ये सारे सामंत अपने आप को किसी किंग से कम नहीं समझते थे। कारण उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि ये शक्ति संपन्न हो चुके थे। व्यक्ति जब शक्ति संपन्न हो जाता है तो फिर उसके पास हर तरह की ताकत होती है। उसके पास जागीरें भी होती हैं, उसके पास जो है वो सैनिक भी होते हैं, घुड़सवार भी होते हैं, असला भी होता है। ठीक है, अब जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हर जो व्यक्ति है अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझते हुए वो सोचता है कि क्यों ना मैं राज्य पे खुद ही अधिकार कर लूं, राजा को हटाकर। और यही हुआ है। जब हम परमार, प्रतिहार, चंदेल, चालुक्य, चौहान इनकी बात करते हैं तो ये सारे के सारे सामंत हमें दिखाई देते हैं। अब जब सामंती व्यवस्था का सेटअप हो गया, लेकिन अभी भी इन सामंतों के ऊपर राजा है। मैंने कल आपको 3 बात कही थी, एक राजा, एक महाराज, एक महाराजाधिराज। ठीक है, अब ये भी 3 दिखाई दे रहे हैं पद सोपान में। यानी महाराजाधिराज है वो सबसे बड़ा है, उसके नीचे महाराज, और उसके नीचे जो है वो राजा हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम जो बुद्धगुप्त है वहां पर हमें ये तीनों चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है ना, अब इनके अगर ये 3 हैं तो किस तरह से व्यवस्था है, ये ऐसी तो मान्यता मिलेगी नहीं इन लोगों को। तो मान्यता देने के लिए इन टैक्सेस देने पड़ते थे। वो कौन कौन से टैक्सेस होते हैं वो मैं आपको आज के जो ये हमारा विषय है इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि एक सामंत को अपने महाराजाधिराज जिसके अधीन वो होता था उसे कौन कौन से टैक्सेस देने पड़ते थे। ठीक है, तो सबसे पहला तो देखिए सैनिक सेवा। ठीक है, अब ये जो जागीरों से जो आमदनी होती थी, जो जागीरें सौंपी गई थी, इनको वेतन ना देकर इन्हें जागीरें दे दी गई। जागीरें जब इन्हें दे दी गई तो उससे कुछ इनकम भी होती थी। अब जो उसके आमदनी होती थी उसके अनुपात में एक टैक्स दिया जाता था। 1/3 हो सकता था, किसी जगह पे 1/6 था, किसी जगह पर 1 साल का नियत था, 1 लाख रुपया सबमिट कर देना। इस टाइप से वो टैक्स उन्हें देना पड़ता था, जितनी उनकी जागीरें थी, जितनी उनकी जमीनें थीं उसके हिसाब से, उपज के हिसाब से। दूसरा आता है उत्तराधिकार शुल्क। उत्तराधिकार से मतलब है जब एक जागीरदार या एक सामंत जो मर जाए तो उसके बच्चे को उत्तराधिकार मिलेगा, और उसके बच्चे को उस सामंत का उत्तराधिकार बनाने के लिए राजा से, जो महाराजाधिराज है, सम्राट है, उससे उसे एक पत्र मिलेगा जिसमें उसको ये परमिशन दी जाएगी कि तुम पिता के उत्तराधिकार में सामंती कर सकते हो। ठीक है ना, अब उस पद के लिए भी मतलब पद की वैधता को बनाए, कानूनन उस पद को बनाए रखने के उसका शुल्क अलग से लिया जाता था। तब उनको वो मिलता था, प्रमाण पत्र मिलता था। रेख जो है वो 2 प्रकार का दिखता है हमें। राजस्थान के सामंत जो हैं उसका जागीर के एवज में जो है उनका कुछ निर्धारण किया जाता था, कुछ पर्टिकुलर पैसा उसका निर्धारित किया जाता था। वो दूसरा सैनिक कर था, ये एक तरह से जो जोधपुर के, बीकानेर के और किशनगढ़ के राजा दिया करते थे कि एक तरह से सैनिक सेवा के रूप में इनको रखा जाता था, और ये टैक्सेस उन्हें देने पड़ते थे क्योंकि ये वो राजस्थान, ये अधिकतर आपको जो ये रेख का टैक्स है ना, ये आपको आने वाले समय में जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तब आपको कई और भी सामंत और इनके टैक्स दिखाई देंगे, जिसमें रेख भी एक है
कि इन बीकानेर और किशनगढ़, जोधपुर, इनसे फाइट भी हुई है मुगलों की। तो ये आपको सब दिखाई देगा कि किस तरह से सामंती व्यवस्था का सेटअप है। जब हम मनसब सिस्टम में अभी आगे बताऊंगी, मनसबदारी सिस्टम, तो आपको ये चीजें दिखाई जाएंगी। ठीक है ना। देखो ये टैक्सेस हैं अलग अलग से। कौन कौन से टैक्सेस होते थे? जब राजा का राज्याभिषेक होता था, उस राज्याभिषेक में, कुछ कह रही हो दीक्षा? राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो उस राज्याभिषेक के समय में इन सभी सामंतों और उपसामंतों को जाना होता था, इनविटेशन होता था। जाहिर सी बात है, जब अभी हमारा देखो 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ है, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन ये लोग राजा के राज्याभिषेक में खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इन्हें नजराना लेकर जाना था। वो भी एक इनकम इन्हें देनी ही पड़ती थी, ये कहने के लिए कि ये हमारा राजा है और ये नजराना हम राजा के चरणों में रखते हैं, इस नाते ये हमारा महाराजा धीराज है। ठीक है, तो सामंत राजा ना होकर भी एक सामंत एक सेनापति की तरह हम उसको ले सकते हैं, सैनिक जो सपोर्ट करने वाले लोग ले सकते हैं। फिर शासक या युवराज का जब विवाह होता था उस समय नजराना देना, ठीक है ना। तो नजराने के रूप में भी कोई छोटी रकम नहीं होती थी, नजराने के रूप में भी एक बड़ी अच्छी खासी रकम उन्हें सुपुर्द करनी पड़ती थी। न्योता जिसे कहते हैं ना, कई कई जो तीज त्योहार होते हैं, कई इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें इनको जब, और शादी ब्याह में जब ये नौतने आते हैं, जैसे अपने यहाँ नहीं होता है जब भात नौतने आते हैं, देखा होगा आपने, मामा खाली हाथ तो नहीं आता ना, भात नौतने आते, मामा के पास बहन आती है तो खाली नहीं आती, कभी कुछ नहीं है तो गुड़ की भेली जरूर रहती है ना। वो एक है, उसके ऊपर वो कुछ और भी, वो आज की तारीख में थोड़ा मॉडिफाई हो गया तो मिठाई ठाई ये सब चलने लगता है, ठीक है। नहीं तो एक गुड़ की भेली के साथ भात नौतने आए, तो ये नौता अगर देना है राजा को कि आपको हमारे यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है तो खाली हाथ नहीं जा सकते, वो भी नजराना लेकर जाना है आपको। यानी राजा हर पल जीवन के हर जगह पर इन सामंतों को ये दिखाना चाहता था कि तुम मेरे अधीन हो, तुम स्वतंत्र राजतंत्र के हिस्सा, स्वतंत्र राजा तुम नहीं हो, तुम हमारे अधीन हो। और अधीनता के एवज में उसे नजराने, उसको न्योते, उसको ये सब चीजें देना पड़ता था और ये साबित करना पड़ता था कि मैं आपके अधीन कार्यरत हूँ, ठीक है ना। अब आता तीर्थ यात्रा कर। ये आपको मैं बता दूं, जितने भी हिंदुस्तान में पवित्र स्थान है वो तीर्थ स्थान कहलाते हैं। वो चाहे हिंदू धर्म के हों, क्रिश्चियन के हों, जैनों के हों, बौद्धों के हों, किसी के भी हों, ठीक है। अब यहाँ पर और कोई तो रिलीजन अभी नहीं है, यहाँ जैन है, बुद्ध है और हिंदू रिलीजन है, तीन हमें दिखाई देते हैं जब हम इस व्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जितने भी राष्ट्रकूट, प्रतिहार, जो चालुक्य, ये सारे के सारे ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हैं, शिव को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये जब भी ये तीर्थ यात्रा के लिए राजा इनके यहाँ पर आता था तो भी इन्हें नजराना देना होता था, और यदि तीर्थ करके ये जा रहे होते तब भी इन्हें नजराना देना होता था। यानी हर एवज में राजा को आपको नजराना देना है। एक तरह की ये राज्य की आय है राजा की, सामंतों के द्वारा दी जाने वाली, और जो सामंत ऐसा नहीं करेगा उसको राजा उखाड़ कर फेंक देता है, उसको मार देता है, उसको युद्ध करता है, उसकी जमीन छीन के दूसरे सामंत को दे देता है। ये सारे के सारे इसके अंदर कार्रवाई की जाती है। ये नजराने के रूप में जो प्रक्रिया जो इन्होंने चलाई, ये अधिकतर जो तीर्थ यात्रा और ये सब जो चीजें हैं ना, आपको ये मुगल काल में ज्यादा दिखाई देंगी। और फिर औरंगजेब ने तो बाकायदा इसके यही तीर्थ यात्रा कर था जिसको कि अकबर ने खत्म किया था। जो तीर्थ के लिए जब भी जाओ श्रद्धालुओं से भी उनसे टैक्स वसूलने शुरू कर दी, औरंगजेब ने इसे फिर से चला दिया था, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको दिखाई देंगी। ये सामंती व्यवस्था को मुगल काल में जब अकबर आया तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई, उसमें इन सामंतों को एक तरह से वो गड़प कर गया, हम ये कहेंगे सामंतों को एकदम एक तरह से गड़प कर गया। वो मैं आपको अभी भी बताऊंगी। सामंतों की कुछ श्रेणियां हैं। देखिए, मुगल मनसबदारी प्रथा जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी, इसमें जात और सवार। जात वो है जो दरबार में उस सामंत का पद है, क्योंकि सामंत भी हर तरह का है, बड़े सामंत, छोटे सामंत, मंझले सामंत, है ना। तो उसी प्रकार से दरबार में उनकी जगह है। और सवार से मतलब यहाँ ये है कि आप एक सामंत अपने अधीन कितने सवार रख सकता है, उसको कितने सवार यानी घुड़सवार सैनिक रखने की उसको अनुमति है। 5,000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। सबसे छोटा मनसबदार जो 10 का था और सबसे बड़ा 10,000 का था, ठीक है। तो ये एक परमिशन, और इससे ज्यादा नहीं रख सकता, क्योंकि इससे ज्यादा मुगल बादशाह की परमिशन नहीं है।
इससे ज्यादा संख्या रखनी है तो मुगल बादशाह खुद भाड़े के रख लेगा। ऐसा प्रकरण जो है यहाँ आपको अकबर के समय में दिखाई देने लगेगा। और ये राजपूत सामंतों पे टिके हैं, सारे राजपूत सामंत है। मेवाड़ में है तो सबसे बड़े सामंत उमराव कहलाते थे, ठीक है। और उन्हें बहा पसाब बड़ी औल ये सब का अधिकार था। बहा पसाब जानते हैं, ये होता है एक तरह का ट्रेडिशन है, जब एक सामंत अपने दूसरे उससे मिलेगा जाकर राजा से, तो राजा अपनी बाहें फैलाकर उसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ, कंधे पर हाथ रखेगा, इसे बहा पसार कहते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये मतलब वो जो जो उमराव नाम के सामंत होते थे, ये उनकी शान का प्रतीक है। और बड़ी औल का मतलब है राजा अपने लेफ्ट साइड में जो पहली सीट है उन पर उसको बैठाने का अधिकार देगा, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये बड़े रूप में यहाँ पर ये जो उमराव है सबसे बड़े कहलाते थे। इसके बाद जो है कोटा, ये इनकी दो श्रेणियां हैं, देशवीर, देशवीर ये जो राज्य के अंदर रहते थे, और हजूरथी जो मुगल सेवा में भेजे जाते थे। ये दो श्रेणियां इनकी हैं सामंतों की। आप याद करिए, मुगल दरबार को याद करिए, जहाँ पर जो है वो हाँ आपको जोधाबाई दिखाई देगी, हरकाबाई दिखाई देगी, अकबर से जिसका विवाह हुआ था, और उसके साथ जो मानसिंह भगवान दास, जोधाबाई का भाई भगवान दास और उसका भतीजा मानसिंह, वो सामंत हैं दोनों। और उन सामंतों को मुगल सेवा में भेजा गया, तो वो हजूरथी हैं क्योंकि वो हजूर की सेवा में है, ठीक है ना, उनको हजूरथी कहा जाएगा। और ये जो देश भी हैं जो कि राज्य के अंदर कार्य कर रहे हैं सामंत, बाकी जितने भी सरदार हैं, आपको रणथंबोर का दिखाई देगा, कालिंजर का दिखाई देगा, ये जो है वो देशवी सामंत है, ठीक है, क्योंकि ये सीधे मुगल सेवा में नहीं है। मारवाड़ की भी कई श्रेणियां हैं, रावजी हैं, सरदार हैं, मुत्सदी हैं, गनायत हैं, जयपुर की श्रेणियां हैं, ताजमीनी, खास बाकी। और मैं आपको बता भी रही हूँ, भारमल के समय में जागीरों को कोटड़ी कहा जाता था। और भारमल कौन है? भारमल जोधा का पिता है, भगवान दास का पिता है, ठीक है। तो ये वही है। अब ये भारमल को हम अगर देखेंगे तो वो देशवी कहलाएगा, और भगवान दास और मानसिंह को, सामंत को देखेंगे हजूरथी कहलाएंगे, क्योंकि मुगल सेवा में डायरेक्ट चले गए हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ दिखाई देता है काफी अच्छे से, जो ये चीज हमें इस समय दिखाई देती है। फिर सामंती प्रथा के बहुत सारे दोष बहुत हैं बेटा। एक तो इनमें कुलीन स्पर्धा बढ़ जाती है। आपने अभी थोड़े समय पहले ही परमार और राष्ट्रकूट परमार और चालुक्यास, ये आपने अभी पढ़ा है, चौहान, ये आपस में ही लड़ते मरते रहे। क्या था? इसकी जमीन छीनना, इसकी जमीन छीनना, फिर वो अपनी जमीन को वापस ले रहा है, फिर उसको छीनना, मतलब ये आपस में लड़ते मरते रहे। इनमें इतनी प्रतिस्पर्धा थी कि इन्हें बाहर से आता हुआ आक्रमणकारी भी दिखाई नहीं दे रहा था। कौन था? महमूद गजनवी। वो इन लोगों को दिख नहीं रहा था। अगर ये सबके सब, ये जितने भी मैं आपको नाम ले रही हूँ, ये सारे बहुत वीर हैं, बलशाली हैं, लेकिन ये एक नहीं है, ये एकत्र होकर नहीं कर रहे हैं काम। यूनिटी जो होती है ना, उसमें जो ताकत होती है, वो अगर ये सब एक मिलकर उसको भगाया होता ना, तो वो 17 आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो एक में ही मर जाता। वो इतना बलशाली भी नहीं था, पर ये टूटे हुए थे। इनमें प्रतिस्पर्धा बहुत जबरदस्त थी, जरा जरा सी बात पे लड़ाई होती थी। एक नारियल भेज दिया और फिर कह दिया कि भाई तुम जो है इस चीज को ना स्वीकार करो, तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी अगर शादी नहीं होगी तो युद्ध में आ जाओ। ये भी ये छोटी छोटी सी प्रतिस्पर्धाएं, जरा जरा सी बात पे झगड़े हैं, ये चीजें आपको इन सामंतों में बहुत दिखाई देगी। फिर राजा निरंकुशता है, सामंत अपने आगे और किसी की नहीं मानते। सामंत ऐसे थे कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। एक मूवी आई थी, अगर आप लोगों को याद हो, कौन सी थी वो? दीपिका पादुकोण की, अरे पद्मावत। नो नो नो, उससे पहले आई थी एक, अरे मैं भूल गई बिल्कुल उसका, कहते हैं मैं दीवानी हो गई, मैं बिल्कुल मूवी का नाम भूल गई। बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी। यस यस यस, गुड नॉलेज, गुड नॉलेज, है ना। वो जो है ना वो सामंत है, बाजीराव। ओके, वो सामंत है, वो राजा नहीं है, राव है, राव, सामंत, ठीक है, दक्षिण के ही है वो, इसलिए मैं इसको दिखा देती हूँ। कितनी जल्दी आप लोगों ने पकड़ा इस चीज को ना, वेरी गुड। तो वो जो है ना सामंती प्रथा के तहत आता है। तो ये आपस में देखा होगा, अगर आपने उसमें भी देखा होगा, तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं सारे, पेशवा, भोसले, बाजीराव, ये सब आपस में लड़ मर रहे हैं कि गद्दी किसकी, गद्दी किसकी।
ये जो बड़ी लंबी लड़ाई मराठों की दिखाई देती है। और इसी समय में जो है वो जिस समय का वो बताया गया है उसके बाद का ही समय है, जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और अहमद शाह अब्दाली जो है वो मराठों का सत्यानाश करके चला जाता है। कारण ये है कि मराठे एक नहीं थे, अगर एक होते तो अहमद शाह अब्दाली की भी हिम्मत नहीं हो जाती कि वो कुछ कर पाता। तो ये बहुत बड़ी चीज है, अपने आप को ग्रेट मानना, दूसरे को हमेशा छोटा मानना। उत्तराधिकार का शुल्क और दरबारी षड्यंत्र, ये तो आपको पता ही है। उत्तराधिकार जब आ जाता है, राजा मर गया तो अब उसका राजा की एक ही रानी तो है नहीं, उसकी किसी की 5 हैं, किसी की 10 हैं, किसी की 50 हैं, ठीक। अब उसके कौन से वाले का पुत्र गद्दी पर बैठेगा, इसके षड्यंत्र शुरू हो जाते थे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी आपको प्राचीन काल में याद दिलाती हूँ कि जरा सा जब श्री राम जी को गद्दी की बात हुई थी तो केकई का षड्यंत्र शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो ऐसे षड्यंत्र इस समय जब सामंती, तब तो सामंती प्रथा भी नहीं थी, इस समय जबकि सामंती प्रथा है और यहाँ पर हर माँ ये चाहती थी कि मेरा वाला पुत्र ही गद्दी पर बैठे, यहाँ जो षड्यंत्र हो जाते थे इससे इनका नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि इनके जो लोग थे, वफादार लोग थे, वो डिवाइड हो गए। कुछ वफादारी इसके साथ, कुछ की वफादारी उसके साथ, जो राज्य के लिए अच्छा नहीं होता कभी भी। तो वो चीज था। और व्यसन प्रियता तो है, जब पैसा आ जाता है, जड़ जोरू जमीन झगड़े के सिर्फ 3 कारण होते हैं, चौथा तो मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है ना। तो जब पैसा आ जाता है तो इंसान का खाली दिमाग शैतान का घर, उसके खाने की उसकी चिंता नहीं, उसकी सहूलियत की उसको चिंता नहीं, ऐशा आराम सारा मिल रहा है। तो आपने अक्सर देखा होगा बड़े घर के बच्चे बड़े बिगड़े होते हैं। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा जब जिनके पास बहुत ज्यादा साधन संपन्न होते हैं, उनको बहुत ऐसा रहता है कि नहीं मुझे तो कुछ करना नहीं, मैं तो यूं ही पढ़ने आ रही हूँ, है ना। ये चीजें, ये चीज अंदर आना, यही सबसे बड़ी आपकी कमी है। ये आपको इतना वीक कर देगी कि आप किसी भी कार्य क्षेत्र में उतरने लायक ही नहीं रहोगे। और ये समय बड़ा बलशाली होता है। व्यसन प्रियता हमारे जीवन के हर पहलू को कमजोर कर देती है, वो हमारे अंदर आनी नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है ना। तो घमंड इस बात का नहीं, घमंड तो किसी बात का नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, ना तो शक्ल का ना अक्ल का, घमंड नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि घमंड अच्छी चीज होती नहीं है, व्यसनता कभी अच्छी चीज होती नहीं है। अगर आप एक चाय का भी व्यसन कर रहे हैं कि मेरे को अभी दिन में 10 मिल जाए, वो भी अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। हम किसी चीज के कंट्रोल में आ गए, ये बिल्कुल बुरी चीज है। पर क्या होता है जब अति हो जाती है, इन सामंतों के पास बहुत सारा धन आना शुरू हो गया था, क्योंकि जागीरें मिल गई थी। सारे धन का जो मेन सोर्स है वो तो जागीरें ही है ना। तो जागीरें इन्हें जब मिल गई तो इनके अंदर वही ऐसा याशी, वही नृत्य की ऐसे नाचा जाता है कि वैसे नाचा जाता है, सारी की सारी चीजें इनके अंदर आने लगी। और जब व्यसन ने एंट्री कर दी तो फिर तलवारबाजी तो कमजोर होना ही था, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में 2 कार्य नहीं सीख सकता। अगर आप व्यसनी हो गए, आपका शरीर, आप पी के पड़े हुए हैं, आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आपका दिमाग भी आपके कंट्रोल में नहीं रह सकता, तलवारबाजी आप नहीं कर सकते। और युद्ध हमेशा वीपन्स को सही तरीके से चलाने का ही खेल है, ठीक है। तो इसलिए सामंत भी गिरने शुरू हो गए, कमजोर हो गए। बढ़त, अब ये जो क्या चीज है, ये आई है मुगल काल में। मुगल काल ने जब ये देखा कि हिंदुस्तान के एक बड़े भाग के अंदर ये सामंत है और आपस में लड़ते रहते हैं, और क्योंकि हमें सामंत की सेना पर डिपेंड होना पड़ रहा है, और कल को पता चला कि जब हमें बहुत जरूरत है तो ये सामंत लोग जो हैं वो वक्त पर हमें साथ ना दें, क्योंकि वो शत्रु से मिल सकते हैं ज्यादा पैसा लेकर, या लालच, पद के लालच में, या कैसे भी। तो मुगल सेना ने एक नया तरीका निकाल दिया, उसने वेतन देकर सेना रखनी शुरू कर दी, परमानेंट वाली। उसको हम कहते हैं बढ़ैत, भाड़े की सेना, पैसा देके एक सेना, उसने उसका सेना का गठन किया। तो ये भी सामंतों के पतन के लिए बहुत ज्यादा साबित से सिद्ध हुई कि ये सामंतों के पतन के लिए उत्तरदायी साबित सिद्ध हुई। फिर नौकरशाही का विस्तार। अब नौकरशाही तो शुरू से दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको कारकुन्स दिखाई दे रहे हैं, प्राचीन काल में क्लर्क्स दिखाई दे रहे हैं, आपको राजा के जो है खजांची दिखाई दे रहे हैं, या दूसरे फौजदार, शिकदार जैसे सेनापति दिखाई दे रहे हैं। तो नौकरशाही तो दिख रही है, लेकिन मुगल काल में इस सामंती शक्ति के दमन करने के लिए नौकरशाह जो थे जितने भी, उनको शक्ति दे दी गई। ये परमानेंट है। जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, नौकरशाही यहाँ 2 तरह की होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो चुनकर जा रहे हैं ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और हम जो बैठे हैं यहाँ पर, हम पूरी एक 62 साल की उम्र तक के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हम परमानेंट कहलाते हैं, ये ट्रांसफर वाले कहलाते हैं। तो ये जो मेन काम कर रहे हैं, वो जो परमानेंट बैठे हुए लोग हैं वो कर रहे हैं, ठीक है ना। इनका काम है कानून बनाना, इम्प्लीमेंटेशन के लिए लागू करना, पर इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं,
तो ये इस चीज का जो विस्तार हमें मिला ये मुगल काल में मिला, क्योंकि मुगल जो है वो मेनली जो बादशाह अकबर थे वो इस सामंती व्यवस्था से बहुत त्रस्त थे, इसे वो खत्म करना चाहते थे, इसीलिए भी उन्होंने शायद ये वाला कदम उठाया। ठीक है ना, तो ये तो सारे टैक्सेस हैं जो उस टाइम में दिए जाते थे, सामंतों के द्वारा दिए जाते थे। साथ ही इसके अंदर जो है वो इस सामंती व्यवस्था को कमजोर करने के कौन से बिंदु हैं, इसके साथ साथ ही ये सामंती व्यवस्था राज्य के लिए कितनी खतरनाक साबित हुई, ये सब आपके सामने फुल्ली मैंने ये रखा है आपको। अगर इस चीज में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। और एक चीज और मैं बता देती हूँ, जैसे आपका पुस्तक में दिया मैं उसको भी स्कैन करके भेज दूंगी, ये भी मैं आपको भेज दूंगी। प्लीज इसे पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये छोटा भी आ सकता है, ये 3 नंबर का भी आ सकता है, 7 नंबर 7.5 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको पूरा तैयार कर लो ताकि उसमें ये सब इंक्लूड हो जाए, एक ही करो बस। ठीक है ना, आपके पास जिसके पास पुस्तक है उसके पास ऑलरेडी होगा, जिसके पास नहीं है मैं बिल्कुल स्कैन करके भेज दूंगी, और ये स्लाइड भी भेज दूंगी आपको, ये वीडियो जो बन रहा है अभी मैं इस वीडियो को भी भेज दूंगी। ठीक है बेटा, और इसके अतिरिक्त किसी भी बच्चे को यदि कोई चीज ना समझ में आए तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, वीडियो से, ऑडियो से, कैसे भी फोन करके। ठीक है ना।